मेरे को भी था कि मैं MLA बनूं, इसलिए मैं जमात को छोड़ा था। उस चीज़ का मेरे को एहसास हुआ, मैं जमात में आ गया। और ना मैं जमात में जो है सो ना मैं कॉरपोरेशन में लड़ने वाला हूँ, ना कोई ओहदे का दावेदार हूँ। एक वर्कर की तरह काम करने के वास्ते आया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, आप ये मत समझिए हैदरा सिर्फ हैदराबाद है। अगर ये बेवकूफ़ लोगों का बेवकूफ़ी प्लान अगर इन्हों समझते हैं, आज इतने लोग मुखालिफत में हैं, इतने लोगों के छत चले आ रहे, इतने लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, चाहे वो पैसे वाला। मैं पूछना चाहूँगा, एक अरबपति के अगर 1000 रुपये गिरते हैं नीचे, तो क्या उन्हें झुक के उठाने वाला नहीं है? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज़िली साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, जिन्होंने हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की है। बहुत से सवाल थे, बहुत से बातें, बहुत से सियासी उतार चढ़ाव हुए, जिनके ताल्लुक से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। और सबसे पहले जनाब मीर मजाज़िली साहब, मैं आपका अवाम टीवी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ इस गुफ्तगू के लिए। गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है यहाँ पर, मैं गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की जो आपको थोड़ा सा वज़ाहत करना चाहूँ। गवर्नमेंट जो पानी का जो ज़ख़ीरा होना चाहिए था, उस जगहों पे जो सब घर बन गए, तो पानी का जो सतह है, ज़मीन की सतह है, वो कम होते चले आई। तो पानी का ज़ख़ीरा होना चाहिए, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट निकाल रहा है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। देखिए साहब, पानी का क्या रेवंत रेड्डी साहब या कोई ये चैलेंज कर सकते हैं कि आने वाली बारिश के अंदर शहर के जो हालात हो रहे हैं वो रुकने वाले हैं? नहीं रुकेगा। रही बात कि जो भी कितने तालाब हैं शहर के अतराफ में, आप काम कितने तालाबों पे करें, 10, 12, 15, 25। आप निज़ाम हुकूमत का एक जो है सो फार्मूला है, एक स्कीम है जो तेलुगु देशम में इम्प्लीमेंट की गई थी कि घर का जो पानी है वो पानी को 4x4 का गड़ा मार के उसके अंदर कंकर, रेती और कोयला डाल के जो है उसको उसमें अगर छोड़ दिए, जम होके ग्राउंड वाटर बढ़ता। जब तमाम शहर में जो सो पानी की किल्लत हो रही, तो वो घर वालों को चाहिए कि आपके स्लैब का पानी हो या आपके ड्रेन का पानी हो, जमीन में जज्ब होने के लिए डालो आप, आपके बोर जिंदा रहेगा, ये गारंटी हम देते आपको। ये काम करिए आप। उसके ऊपर क्या इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट की तरफ से करिए आप। वो उसके ऊपर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि जो लोग जो है ना घरों में लैट्रिन नहीं है बल्कि लैट्रिन बनाए, उस तरह से जो है ये बनाने को पावन करो। अगर कहीं तोड़ना वाकई बहुत जरूरी है, जैसा कि बताया जा रहा है कि मूसा रिवर है, मूसा रिवर पे जो सो हटाना जरूरी है, क्योंकि जो सो पानी का बहुत बड़ा फ्लो आता, उसमें जो सो घर वालों को भी नुकसान हो सकता। तो इसके लिए अगर हटाना मजबूरी है, तो इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए अगर हटाना है तो? देखो, एक चीज है, आप पहले ये क्यों नहीं देखते कि आपकी हुकूमत बीजेपी के दौर में इस तरह के जो है लैंड बड़े बड़े कंपनियों को टेक ओवर करके लैंड जो सो खरीद के कंपनियों को अलाट कर रही थी। आप उस वक्त अपोजिशन में रह के इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करें, आपके जो कायदीन है, करने के बाद हुकूमत में आने के बाद में आप एक कानून बनाए। आप ये कानून बनाए कि लैंड एक्विजिशन के अंदर आप अगर 75% लोग अगर नहीं देना चाह रहे तो जो है सो लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेते हैं तो जो है सो आप जो है ना उसको 3 टाइम रजिस्ट्रेशन वैल्यू से 3 टाइम देने का एक आप ये बनाए। जबकि एक तरफ हुकूमत पाबंद है कि जिसको गांव में घर नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसको घर बना के देने के ऐसे पाबंद है। क्या आप इसका ओथ नहीं ले रहे? आप ये शपथ नहीं ले रहे कि बेघर आवाम को मैं घर बचाऊंगा बोल के? आज आप घर उजाड़ दे रहे आसानी से। आपके पास पैसे कहाँ है साहब? आप जो 6 गारंटी का इम्प्लीमेंट 9 महीने हो गए, आप अभी तक नहीं करे। आप ये जो है मूसा को जो है डेवलप करते बोल रहे आप। और फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मूसा नदी के पास जो मकानात है आज नए जमाने से है, बड़े बड़े फ्लड देखे, बड़े आप ये कहना चाह रहे कि अगर किसी का घर तोड़ा जा रहा तो उसको 3 टाइम, जैसा कि जो सब नया कानून है, इजाफा करके किसी दूसरी जगह मुताबिक जगह पहले तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। देखिए मेरे पास क्या हुआ, अपने ये निजाम सागर किनाल के ऊपर
1900 मकान तोड़ने के लिए जो सो आगे थे। YS राजशेखर रेड्डी साहब CM थे, उस टाइम पे 1900 मकान की लिस्ट बनी और जो है ना चौड़ला प्रोजेक्ट के नीचे ये किनाल को चौड़ी करके उसके मकाना जा रहे थे। तो हम जो है सो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब के पास तमाम लोग बसों में बैठ के गए, जाके उनसे बात करें, ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसा है। तो उन्होंने बोले जब तक कि मैं बनाऊंगा नहीं, उनको उसके बदले में मकान बनाऊंगा नहीं, वहां से हटाऊंगा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका 9 साल 7 साल जो भी अरसा गुजरा, वो बेफिक्र थे, अवाम पब्लिक बेफिक्र थी, मैं भी बेफिक्र था। उसके बाद 14 में TRS हुकूमत आई, मैं चूंकि MLA लड़ चुका था, TRS हुकूमत आने के बाद फिर सर्वे शुरू हुआ, तो मेरे को खदशा हुआ ये लोगों से मैं मेरी वक्फियत नहीं, इनको कभी जो सपन ये नहीं करे थे, KCR साहब से अपने कोई रवाबित नहीं और इनकी कोई पॉलिसी भी अपने को मालूम नहीं थी। तो मैं ये चीज़ पे जो उस वक्त असद साहब से बात करने के बाद में असद साहब ये बोले थे कि जो सो स्टे ले लो, तो मैं स्टे ले लिया था। अब आप बताइए कि जो सो हाई कोर्ट मैं एक प्रेयर ये करा कि हम इरिगेशन लैंड पे हैं, 25 साल का अरसा हुआ और उस पे जो हमारे को टैक्सेस है, करंट का बिल है, नल है, और फिर जब इंदिरम्मा हाउसिंग के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमको लोना दिए गए पोजीशन सर्टिफिकेट देके। मैं चैलेंज करता हूं कि जब तो अखंड आंध्रा था उस वक्त जो सो पूरे आंध्र प्रदेश में चालू किनाल के ऊपर कई पोजीशन नहीं दिए। निजामाबाद एक वाहिद है और ये एरिया है जो पोजीशन सर्टिफिकेट देके उनको 40,000 का लोन दिया गया। तो वो तमाम चीजें, तमाम एविडेंस हम हाई कोर्ट में लगा के ये बोले कि हम उठने के लिए तैयार है। मुताबिक ये हमको रिहेबिलिटेशन कानून के तहत हमको तमाम सहूलतें, करंट, पानी, हर चीज, रोडें, मोरी, सब चीज बना के जो कानून रिहेबिलिटेशन में हमारे को बोल रहा उसका इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे को जो शिफ्ट करो, हम तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ 14 से लेके आज 10 साल का अरसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे की वजह से कई बार मीटिंग होते, कई बार आते। एक दफा तो असद साहब मेरे को जो है लेके जो ना हरीश राव साहब के पास गए थे। हरीश राव साहब से तफसील बात करे कि राजू गुराकल्पा के बिल्डिंगा है, वो बिल्डिंगों में दियो बोल के जो सो यहाँ से तजवीज गई थी, ये कलेक्टर साहब से तजवीज गई थी। तो उन्होंने उसके मेंटेनेंस के उसको डोरा नहीं थे, मीटरा नहीं थे और प्लम्बिंग का काम बराबर नहीं था। तो ये तमाम मेंटेनेंस के से 9 करोड़ रुपए निजामाबाद कलेक्ट्रेट को दिए थे कि उसको मेंटेन करो। मगर जिस वक्त हम निजामाबाद आके जब राजू गुराकल्पा के जो बिल्डिंगों को देखे तो वो बिल्डिंग जो है सो एक आदमी अगर सोया तो दूसरा आदमी बैठ नहीं सकता, इतने छोटे छोटे रूम थे, छोटे छोटे रूम थे। तो हम बोले नहीं हो सकता, ये हमारे लोग जो है इसमें नहीं आते, इसको डबल करके दियो, 2 फ्लैट को 1 करो। तो उसके ऊपर चला, बहुत लंबा मीटिंगा होते रहे। कलेक्टर साहब जब बोले बुलाते थे, या बोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब से होती थी मीटिंग, या मैडम से होती थी, कविता मैडम से होती थी। ये मुसलसिल सिलसिला चलते रहा। मगर मैं एक ही मौके पे, एक ही स्टैंड पे था कि इसको जो है डबल करके दियो। बहरहाल वो भी नहीं हुआ। फिर कांग्रेस ये परसों इलेक्शन के सामने जो 4 लाख रुपए का लोन का जो TRS गवर्नमेंट के में स्कीम आई थी, और प्लाट जो है इन लोगों के यहाँ से जितने भी लोग घरान जिनके जा रहे प्लाट निकाल लिए, रेवेन्यू वाले कलेक्टर साहब प्लाट देख लिए। जो आबादियों में बसाया सो हूँ उसमें खुले प्लाटा जो भी है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज की सहूलत है। बल्कि अब डबल से कोई नया एरिया अगर लेके प्लाटिंग करे तो वहाँ पे करंट, पानी, हर चीज की सहूलत देना पड़ता। लिहाजा जो एरिया डेवलप है जिसमें सरकारी जमीन है वैसी जगह पे प्लाटा निकाल के और उनको पैसे देके जो है मुंतकिल करने के वास्ते ये रुका हुआ था। इलेक्शन आ गया, गवर्नमेंट चलेगी। अभी भी जो है सो क्या है बोले तो हम स्टे पे है। और मैं बड़े फखर के साथ बोलता हूँ कि आज मूसा नदी में सर्वे को गए तो इतने लोग धिंगाना कर रहे, इतने लोग गालियां दे रहे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग बेफिक्री से, इत्मीनान से है, क्योंकि हम 24 घंटे उसके पीछे लगे हुए हैं, उनके साथ है। आज उस इत्मीनान से है वो लोग और स्टे पे है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए रजा साहब, ये तो आपके हेडा की तरफ से आपकी वजाहत भी सामने आ गई, आप इस कानून को किस नजर से देखते हैं वो भी बात सामने आ गई।
اور یہاں پر اب جو ہم کو خدشات تھے کہ جو سو ہائیڈرا کا اثر اس طرف ہوا گیا، اس تعلق سے بھی آپ نے وضاحت کر دی. اب میں جو سو کچھ آپ کے اپنے معاملات کے تعلق سے بات کروں گا. ابھی آپ نے مجلس میں شمولیت اختیار کی، تو یہ تو جذبہ آپ کے پاس ہے عوام کی خدمت کا. کس انداز میں، کس طرح آپ کس جگہ ہے کہ جو سو عوام کی خدمت کا جو سو ذہن رکھتے ہیں، اس تعلق سے بھی کچھ وضاحت کیجیے ہمارے ناظرین کے لیے. میرا ذہن کیا ہے بولے تو میں مجلس میں شامل ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس وقت جو ہے سو خصوصاً ایک کمیونٹی کو جو سینٹرل حکومت ہے ٹارگٹ کر رہی، اور تمام ہر دفعہ یہ دیکھا جائے کہ بھئی کون ہے، تمام اسٹیٹوں میں دیکھے کون ہے کہ مسلمانوں کی آواز لے کے ایوانوں میں اٹھنے والا، چاہے تلنگانہ میں ہو چاہے پارلیمنٹ میں ہو. آپ کو دیکھنے میں ہے کہ مجلس کے سوا کوئی نہیں. ایسا بے باکی سے، اس طرح سے، ہمت سے آج ہم کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیو، یہ تنقیدی ذہنوں کو ختم کر دو. یہ جو ہے سو آج آپ اگر مطمئن نہیں ہوں گے، آپ اگر ایک نہیں ہوں گے تو جو سو تباہ اور برباد ہو جائیں گے. حالات کدھر جا رہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. آج ہمارا ذاتی مفاد نہ تلگو دیشم میں تھا، نہ کانگریس میں تھا، نہ جو ہے سو TRS میں تھا، نہ مجلس میں ہے. کیونکہ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے. کوئی بھی تمام نظام بات کو میں چیلنج کرتا ہوں. الحمدللہ میں کرپشن میں کہیں آپ کو نہیں ملوں گا. اتنے آبادیاں بسایا اس میرے خاندان کے کسی آدمی کو، یا میں کہیں ایک پلاٹ رکھنے کے نہیں ہوں. میں جو بھی ہوں کھلا ہے، عوام کے سب کو معلوم ہے. اور الحمدللہ بھائی حالات ہے اور آدمی کے خیالات ہے کہ میرے کو بھی تھا کہ میں MLA بنوں، اس لیے میں جماعت کو چھوڑا تھا. اس چیز کا میرے کو احساس ہوا، میں جماعت میں آ گیا. اور نہ میں جماعت میں جو ہے سو نہ میں کارپوریشن میں لڑنے والا ہوں، نہ کوئی عہدے کا دعوے دار ہوں. ایک ورکر کی طرح کام کرنے کے حد سے آیا. اور میں صرف اور صرف انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریں. عوام سے بھی میں عوام TV کی جانب سے بولنا چاہتا ہوں، میری صحت کے لیے دعا کریں. اگر میری صحت اگر ساتھ دی تو پھر میں پرانا مجاز بن کے بتاؤں گا انشاءاللہ. محترم ناظرین، ہم نے گفتگو کی میر مجاز علی صاحب سے. بہت ہی معروف شخصیت تھی اور بہت سے جو شکوک و شبہات ذہن میں پنپ رہے تھے. مجلس میں شمولیت کو لے کر ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ کیا پھر مجاز صاحب MLA کے دعوے دار بنیں گے، MLA کے ٹکٹ کے حصول کے لیے سب مجلس سے رخ کرے. تو اس طرح سے ہم نے سوال کیا تو انہوں نے لاسٹ میں جملہ کہا، بہت ہی چھپتا ہوا جملہ ہے، سمجھنے کی کوشش کی. میرے اگر ساتھ دی تو میں پرانا مجاز بن کے بتاؤں گا. یعنی کہ جو خدمت کا جو جذبہ تھا ان کا پھر میں جو اس کو اپناؤں گا. لیکن فی الحال میری ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے ابھی کوئی ایکٹیویٹیز میں جانے کا جو میرا کوئی ذہن میں نہیں ہے. لیکن جو سو عوام کی خدمت، عوام کے ساتھ رہنا ایک وہی جذبہ ہے جس کے تحت جو سو مجلس میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں. مجلس میں شمولیت اختیار کرنے کے تعلق سے انہوں نے جو بات کری، ملک کے حالات جو اس وقت ہے بالکل پورا شوق دور سے گزر رہے ہیں مسلمان. یہاں پر ہمارا تفرقہ، ہماری جو سو آپسی رنجش ہم کو نقصان پہنچاتی، یہ بات کی ان کی جانب سے. اور انہوں نے کہا کہ عوام کے مفاد کے لیے بعض وقت بہترین جماعتوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے، مضبوط جماعتوں کا ساتھ لینا پڑتا ہے. اور ہائیڈرا کا جو قانون ہے اس میں بھی رکاوٹ کھڑی کرنا ہے تو ایک طاقتور ساتھ کی ضرورت ہے. ہائیڈرا کے تعلق سے جی میں عوام کو ایک اپیل کرنا چاہوں گا. بولیے. دیکھیے، ایک واقعہ میں سنا تھا کہ ایک گھر میں ایک چوہا، ایک مرغا، ایک بکرا رہتا. اچھا. تو مکان مالک جو ہے سو چوہے دانی لے کے آتا. تو چوہا جا کے مرغے کو بولتا، آ رہے انہیں مکان مالک جو ہے سو چوہے دانی لایا. تو مرغا بولتا میرے کو کیا کرنا ہے، تیرا معاملہ ہے، تو دیکھ لے. بکرے کو جا کے بولتا تو بکرا بولتا میرا کیا کرنا ہے، میرے کو کیا واسطہ ہے، تیرا معاملہ ہے، تو دیکھ لے. بہرحال وہ چوہے دانی کے اندر رات کے ٹائم پہ سانپ آ کے پھنس جاتا. تو جو گھر کی اونر ہے انہیں چوہا سمجھ کے پکڑنے جاتی، اس کو کاٹ لیتا سانپ. اس کے بعد اس کی دواخانہ ایڈمٹ کرتے. پھر اس کے بعد وہ مرغے کو جو سو وار کے اس کو کاٹ دیتے.
अच्छा, फिर उन्हें सेहत याब होती तो खुशी में बकरा भी कट जाता। तो मैं तमाम डिस्ट्रिक्टों के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, आप ये मत समझिए हैदरा सिर्फ हैदराबाद है। अगर ये बेवकूफ लोगों का बेवकूफ़ी प्लान अगर इन्हों समझते हैं, आज इतने लोग मुखालिफत में हैं, इतने लोगों के छत चले आ रहे, इतने लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, चाहे वो पैसे वाला। मैं पूछना चाहूँगा, एक अरबपति के अगर 1000 रुपये गिरते हैं नीचे तो क्या उन्हें झुक के उठाने वाला नहीं है? बिल्कुल बात। फिर आप कैसा, ये आपकी 35 साल 40 साल के लेआउट है, 35-40 साल का परमिशन है, कहाँ है? उसको जा रहे आप तोड़ दे रहे, ये क्या है? जुल्म नहीं तो क्या है? और मैं ये अवाम टीवी की जानिब से तमाम मजहब व मिल्लत को बलाए ताख रख के तमाम अजलाओं के तमाम लोगों से ये कर रहा हूँ, आप ये समझेंगे ये उनका है। अरे इंसानियत के नाते उनका घर बचाना है, उनकी जो जिंदगी भर की कमाई कुछ अगर होती तो वो घर ही होता, उसको बचाओ, निकलो, मुखालिफत करो, एहतजाज करो, ताकि जो सो वो जुल्म जालिमाना हरकत खत्म हो जाए। इन्हों समझ रहे कि यूपी और जो सो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा, वो लोग बहुत मशहूर हो रहे कि बुलडोजर बाबा बोल के, तुम बुलडोजर बाबा बनेंगे वो तो नहीं चलता। ये तेलंगाना की अवाम है, उनसे ज़्यादा सियासी शऊर रखती, तख्ते पे लाती तो तख्ते पे सुलाती भी। मैं अदब से अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ, मेरा मकसद कांग्रेस को या रेवंत रेड्डी को तनकीद करना नहीं है, मेरे दिल को तकलीफ है, मैं तकलीफ में हूँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये गलत काम है। आप करो, आप अगर तरक्की के वास्ते कर रहे हैं, आप जो सो शहर की तरक्की के वास्ते कर रहे हैं, डेवलपमेंट के वास्ते करो, मगर तरीक़ेकार है उसका तरीका है, तो अपनी जगह बराबर उसका तरीका है, वो तरीके से करो आप। ऐसा नहीं आप किसी को भी, अरे वो बदवा दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज बगैर रखती है। आप कहीं के नहीं रहेंगी, आपकी औलाद भी कहीं की नहीं रहेंगी, वो गरीबों की, वो अमीरों की। भाई अमीर का पैसा है, गरीब का पैसा है, अमीर का पैसा सबका है भाई। हाँ, वो लैंड ग्रैबर कहाँ है? अब हर इंसान अपने अपने तौर पर अपनी इस्तेताअत के मुताबिक घर बनाता। हाँ। गरीब बना रहा अगर 50 लाख में तो उन्हें 50 करोड़ में बनाता या 50,000 में बनाता, अपने हर आदमी अपने इस्तेताअत के मुताबिक घर बनाता, घर सबके लिए मान्य रखता, तो घर ही होता। और इस ताल्लुक से जो सो बात इसके ताल्लुक से मैं और एक बात ये बोलना चाहूँगा, अगर निजामाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं कि संजीदा तौर पे वो हैदराबाद के लोगों को बचाना चाह रहे हैं या निजामाबाद के अंदर इस तरह से ना हो या कहीं ना हो, देखिए चाहे कहीं भी हो रहा होगा, इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा। अगर तुम लोगों में इंसानियत है तो चलो आओ अपन एक टेबल पे बैठेंगे, और इसमें बिला मजहब मिल्लत नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई जमात नहीं, कोई जो है सो कौम नहीं, सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे आइए। मैं जो सो तैयार हूँ, मेरी जान गए तक फुर्सत, मैं तैयार हूँ, लड़ूंगा बस। तो ये थी हमारी मीर मजाज अली साहब से कुछ गुफ्तगू, कुछ अहम बातें मुख्तलिफ मामला को लेकर, जिसमें हमने ये बात भी पूछ लिया कि भाई आपके सियासी मकसद क्या है, और आप जो पहले काम करते थे वो मामला अब नजर नहीं आ रहा तो क्यों, और फिर हैदरा जो है यहाँ पर भी जैसा कि अभी मजाज भाई ने बताया था कि हैदरा का यहाँ पर मामला नहीं हुआ, लेकिन हो चुका है दुर्डी कुमरा नगर में ये निजामी कार्रवाई बड़े पैमाने पर भी। तो हैदरा का एक सिलसिला था, ऐसी कार्रवाइयाँ हर जिले में हो सकती है, लेकिन इसको रोकना चाहिए, 100% रोकना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि आवाम के जज्बात और एहसासात को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर आवाम आपका साथ देगी या आपके साथ रहेगी। ये जो खुशफहमी पालने की कतई जरूरत होती है, बातें थी जो मेरे मजाज साहब से गुफ्तगू के दौरान सामने आई है। अब हम अपनी बात को समेट लेते हैं, तभी हुई है गुफ्तगू, यहाँ पर बात को खत्म करते हैं, आपसे रुख्सत लेते हैं, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।